अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार राहत और आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मुझे चंद सवाल करने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हाथ छोड़कर मैंने ये अर्ज़ करनी है कि आपने 22 साल तक इस मुल्क के अंदर एक करप्शन के ख़िलाफ़ नैरेटिव दिया, एक कैंपेन चलाई, पूरी कौम को मोबिलाइज़ किया, 126 दिन का धरना भी दिया, और मकसद सिर्फ ये था कि इस मुल्क के अंदर जेन्युइन क़यादत सामने आए, प्रो पाकिस्तानी लोग सामने आए, इस मुल्क के एक एक पैसे की हिफाजत हो, इस मुल्क को करप्ट माफिया से और करप्ट एलीट से बचाया जा सके, स्टेटस को ब्रेक हो। तो एक लम्हे के लिए रुकिए प्राइम मिनिस्टर साहब और सोचिए कि क्या आपके 100 डेज से शुरू हो जाए। और एहतसाब के अमल को अगर मैं देखूं, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग जर्नलिस्ट, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है एक पाकिस्तानी के तौर पे। आप तो इस सोच के, इस नैरेटिव के खालिक थे, आप इस पे कितना सोच रहे हैं या कितना नहीं सोच रहे। आज मैं चंद इम्पॉर्टेंट नकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और मैंने अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जिन जिन लोगों की निशानदेही की, जिसमें यूनुस डागा था, मैंने अर्ज़ किया कि ये शहबाज शरीफ के साथ किस तरह हैंड टू ग्लव्स था, ये किस तरह आगे इसने जगह बनाई रज़ाक दाऊद के साथ मेमन नेट के ऊपर, किस तरह ये एंटर हुआ और किस तरह ये आपके करीब हो गया। फिर जनाब प्राइम मिनिस्टर, मैंने नदीम बाबर की बात की, घंटों के प्रोग्राम मेरे रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये नदीम बाबर वो है अब जो एनर्जी स्कैंडल के अंदर ये जो 4 बड़े मगरमच्छ सामने आए हैं, जिसमें नदीम बाबर है, जिसमें रज़ाक दाऊद है, जिसमें जंगी तरीन है, जिसमें खुसरू बख्तियार है, जिसमें और ब्यूरोक्रेटिक माफिया है, IPPs का माफिया। तो ये वो लोग हैं जिनकी मैंने 2 साल पहले निशानदेही की थी जब आपकी गवर्नमेंट बनी थी, और गवर्नमेंट बनने के साथ ही चूँकि ये एंटर हो गए थे, मैंने एक एक शख्स के बारे में बताया था कि ये नदीम बाबर कौन है। आपके पास, हुकूमत के पास कुछ 36 किस्म की एजेंसीज़ हैं, अगर इसके बावजूद आप सिलेक्शन ऑफ पीपल्स में गलती कर रहे हैं तो आप अपने नैरेटिव को लेके आगे कैसे बढ़ सकेंगे। आप ये जो नैरेटिव आप सेल करना चाह रहे हैं, जो करप्शन के खिलाफ आप जहाद कर रहे हैं, जिस माफिया से आपकी लड़ाई है, जिस स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई कैसे जीत सकेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? नदीम बाबर वो था जो शहबाज शरीफ का एडवाइज़र रहा, एनर्जी के सारे काम ये करता रहा। शहबाज शरीफ साहब के साथ अनबन हुई तो ये बड़े भाई के पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए इस्लामाबाद में। ये नवाज शरीफ साहब से फारग हुए तो ये जंगी तरीन और मियां मंशा साहब के फ्रंटमैन और साथी और दोस्त थे, तो उन्होंने इनको आपके यहाँ इंडक्ट कर दिया और आपने सोचा ही नहीं, और आपके यहाँ ये अपने काम करते रहे। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतना बड़ा फिट केस है कि एक साहब हैं जिनके अपने नीचे IPPs काम कर रहे हैं और ऊपर वो एनर्जी का सारा ठेकेदार बना हुआ है, ऑयल एंड गैस का वो मिनिस्टर और एडवाइज़र बना हुआ है। और मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि जब नदीम बाबर साहब को इंडक्ट किया जा रहा था तो उमर अयूब साहब का नोटिफिकेशन चंद दिन के लिए रोक दिया गया। पहले इनको इंडक्ट किया गया, इनको चार्ज दिया गया, फिर उमर अयूब साहब का एक हफ्ते के बाद उनका बेचारों का नोटिफिकेशन हुआ और हलफ हुआ। ये आपके गिर्द कौन लोग हैं, कौन सा माफिया है जो सब कुछ कर रहा है? किसको नहीं पता कि जहांजेब खान कौन है? ये ACS एनर्जी थे पंजाब में, जहांजेब खान, ये शहबाज शरीफ साहब की मूछ के बाल थे। शहबाज शरीफ के बिहाफ के ऊपर ये चाइना से लेके तमाम जो फॉरेन जितने प्रोजेक्ट्स थे उनके सिग्नेटरी हुआ करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी हुई थी कि ये वो शख्स है जो रात के 2 बजे 3 बजे भी मुझे डायरेक्ट कॉल करेगा, और वो डायरेक्ट कॉल उसकी उठाते थे। वो प्रमोट हो गए तो उनको सूबे से जाने नहीं दिया, उनको ACS एनर्जी बना के 22वें ग्रेड में सूबे के अंदर रखा गया। वो चूँकि आज़म खान साहब जो आपके चहेते सेक्रेटरी हैं, उनके अजीज़ हैं, लिहाजा वो बजरिया KP के वो भी एंटर हो गए। फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं नहीं वो तो गड़बड़ है, फिर आपने उनको वहाँ से रुखसत किया बड़े तरीके से, बड़े वज़ादारी से, और रुखसत हो के आजकल भी वो इस्लामाबाद क्लब के करते धरते हैं, और वो भी आपके PM हाउस की वजह से, और वहाँ पे उनका कब्ज़ा है। और बाय द वे चेयरमैन FBR से वो बड़ी सीट है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं।
इसी तरह जंगी तरीन साहब के बारे में हम अर्ज़ करते रहे, इसी तरह खुसरो साहब के बारे में हमने बहुत पहले अर्ज़ की, यूनुस डागा साहब के बारे में हम शुरू से कहते थे, रज़ाक दाऊद साहब उनको रेस्क्यू करते रहे। यूनुस डागा साहब ने मुझे नोटिस तक दिया, पेमरा में मैंने जाके उनको फेस किया, और ये अलग बात है कि उन्होंने आके मुझे फेस नहीं किया, वो नहीं आए, और उन्होंने आके मुझे नहीं बताया कि कराची में जो बड़ी बड़ी अरबों रुपए की मार्केटें हैं उनकी फैमिली के नाम, वो कैसे बनी। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में IPPs बने, जब वो और उसके बाद जब वो वाटर एंड पावर में सेक्रेटरी थे, उस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स थे, विंड के कौन से प्रोजेक्ट्स कराची में लगे, उसमें उनका रोल क्या था, किसमें किसका क्या कितना हिस्सा था, मुझे सारा पता है, आपको भी पता होना चाहिए। एजेंसीज आपके नीचे हैं, इसकी एक इंक्वायरी कराएं। तो रही बात 3 बड़े स्कैंडल्स की, आज मैं बात करूंगा। एक सबसे बड़ा स्कैंडल एनर्जी क्राइसिस का, जो एनर्जी स्कैंडल आपके सामने आया, क्राइसिस का तो नहीं कह सकते, एनर्जी स्कैंडल, ये स्कैम जो है ये बेसिकली चीनी आटा सबसे बड़ा स्कैंडल है। चीनी का स्कैंडल जो है वो आपको पता है 3 अरब की सब्सिडी का है, जिसमें पूरी रियासत पाकिस्तान लगी हुई है। और मैं ये नहीं कहता कि आप इसको छोड़ दें, आप इनको पकड़ें, 3 अरब जिन्होंने खाया उनको भी पकड़ें, अंदर दें, FIR करें, पैसा बरामद करें। लेकिन एक तरफ कुछ 6 ट्रिलियन का केस है एनर्जी का, उस पर मट्टी डालो, प्लान चल रहा है कि मट्टी डालो, वो ये है, वन साइडेड हो गया है, मौक़िफ़ नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब उस पर तलमला रहे हैं, उस पर बाकी जो नदीम बाबा साहब उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि मैं हैरान हूँ कि वो हुकूमत के अंदर बैठे क्यों हैं और आपने उनको बैठने क्यों दिया है। सबसे पहले जब रिपोर्ट आ गई और उसी सजाद बाजवा जिसको आपने मुअत्तल किया है, आपके DGFI ने मुअत्तल किया है, उसी के साइन एनर्जी के उस स्कैम के ऊपर मौजूद हैं, और वो रिपोर्ट आपके पास गई है और उस रिपोर्ट के ऊपर अभी तक खामोशी है। चाहिए तो ये था कि अभी तक ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतना बड़ा केस बनता है, रज़ाक दाऊद साहब घर चले जाते, नदीम बाबर साहब घर जा चुके होते, इनके पासपोर्ट पकड़कर ज़ब्त कर लिए गए होते, इनके सबके नाम ECL के अंदर डल चुके होते, और इन सबको एक कमीशन के सुपुर्द किया जाता या FIR दर्ज करके इनको जेल में डाला जाता, कौम का पैसा बरामद करके कौम के ख़जाने में जमा किया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है, यहाँ तो बातें होती हैं, यहाँ पे तो नैरेटिव सेल होते हैं, यहाँ पे तो स्लोगन्स बिकते हैं, और ये कौम बेचारी एक अरसे से इन स्लोगन्स के चक्कर में, इन नारों के चक्कर में, इन झूठी बातों के चक्कर में बेचारी फंसी हुई है। इसी तरह मैं जब कहता हूँ कि 6 ट्रिलियन का ये स्कैम है, एक तरफ शुगर स्कैंडल है 3 अरब का, 3 अरब के ऊपर कितनी कमेटियाँ बनी हुई हैं आनी जानी, और उस पर एक बंदा भी निकाल दिया, बाजवा मुस्तफ़ा बाजवा, सजाद मुस्तफ़ा बाजवा, उसको शोकस नोटिस मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशनें कॉल हो रही हैं। अगर उस 6 ट्रिलियन वाली, या चलो 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन जितने भी है, ट्रिलियंस में बहरहाल वो स्कैम है, उस पर अगर सजाद मुस्तफ़ा बाजवा का दस्तखत एक्सेप्टेड है, तो इसमें उस पर इल्ज़ाम क्यों लगा दिया गया। खैर ये एक अलहदा से एक लंबी कहानी है। इसी के साथ साथ मैं सिर्फ आपको ये भी कहता चलूँ कि उसी सजाद मुस्तफ़ा बाजवा ने 12 बिलियन रुपए का एक स्कैम पकड़ा जो 17 केमिकल वालों का था फैसलाबाद में। फैसलाबाद के अंदर आप सोचें कि कितना उस पर प्रेशर आया होगा, उसका एरिया भी वही था। वो 12 अरब रुपए का जो स्कैम है उसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के सफ़ात में मौजूद है। 5 साल से वो फाइल इधर जा रही है उधर जा रही है, अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। यानी एक तरफ 6 ट्रिलियन का स्कैम एनर्जी का, उस पर कुछ नहीं हो रहा, उस पर बट्टी डाली जा रही है। दूसरी तरफ 3 अरब रुपए का शुगर का स्कैंडल, 3 अरब की सब्सिडी, उस पर पता नहीं क्या टारगेट किलिंग का प्लान बना के कौन लोग बैठे हुए हैं और क्या चाहते हैं। तीसरी तरफ 12 बिलियन का उसी सजाद मुस्तफ़ा बाजवा ने एक इंक्वायरी की हुई है, उस पर FIR दर्ज नहीं हुई, 5 साल हो गए हैं और वो सारे लोग बेबस हैं। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नवाज शरीफ साहब होते थे, एक शहबाज शरीफ साहब होते थे, जिनके मुलाजम के बारे में नैब हमें बताया करती थी कि उनके मुलाजम मुल्क से बाहर भी नहीं गए,
और उनके नाम पे रेमिटेंस आ गई हैं, जिनका पासपोर्ट नहीं बना उनके नाम पे बिलियन की ट्रांजैक्शन हो गई हैं। इससे बड़े नंगे सबूत क्या हो सकते हैं? फिर हमें बताया गया कि पैरागॉन सिटी के नाम पे बिलियंस का फ्रॉड हुआ है। और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि साद रफ़ीक साहब की ज़मानत कैसे हुई, कहाँ से रिजेक्ट हुई, किसने कराई, कहाँ पे आगे रखी गई, क्यों रखी गई, फिर वहाँ से कैसे हो गई, सबको पता है। शाहिद खकान अब्बासी के बारे में हम सुनते थे कि शाहिद खकान अब्बासी ने LNG के नाम पे इस मुल्क को लूट लिया है, खा गए, इतना बड़ा स्कैम कर गए हैं। अब वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए रुखसत हो चुके हैं नैब के पास से और जेल से, और वो ये कहते फिर रहे हैं कि एक डेले की करप्शन साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फिर एक नवाज शरीफ साहब जो लोगों से सवाल करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो भी कहते हैं कि एक डेले की करप्शन साबित कर दें, और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं एक डेले की करप्शन साबित कर दें। पहले हम डेली सुबह उठते थे, एक टिकर चलता था टका के, और वो टिकर डिसाइड करता था कि आज सारा दिन क्या होगा। आज वो टिकर कौम के हाफजे से गायब हो गए हैं। फिर एक आसम मलिक साहब नामी एक शख्स थे, कराची में होते हैं, पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसम, जिनका एक हॉस्पिटल भी है। 499 बिलियंस का स्कैम उनके नाम था। इतने बिलियन सुन के कभी सुकून होता था कि इनमें से आधे पैसे भी आ गए तो खजाना भर जाएगा। बाद में पता चला कि उनसे 15 रुपये भी बरामद नहीं हुए। फिर एक जरदारी साहब थे जो सिंध में सुकून के साथ जाके मज़े कर रहे हैं, बिलावल हाउस में मज़े से बैठे हुए हैं। बिलावल हाउस किसने बनाया, क्यों बनाया, वो अलग से कहानी। लेकिन वहाँ पे ये भी एक बात आपने सुनी होगी कि एक अंडरग्राउंड सिस्टम था, अनवर मजीद ओमनी ग्रुप, वो उसी तरह चल रहा है भाई। वहाँ पे जो ख़रीदारी हो रही है कराची में, वो अल्लाह के फजल से, मैं अब क्या बताऊँ, छोटा वो बड़ी बात है। स्प्रे कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, दवाइयाँ कितनी ख़रीदी गई हैं, किसने ख़रीदी हैं, किस किस सूबे के अंदर कहाँ कहाँ कितनी कितनी परचेज़ हो रही है। ये तो खैर आज की बात है, मैं माजी में थोड़ा सा ले जाना चाह रहा हूँ। वो कहाँ चले गए, कोई ज़ैर बलोच साहब हुआ करते थे, कोई टारगेट किलर्स बड़े बड़े हुआ करते थे, MQM के रोज़ खबरें लगती थी, वो सारे पस मंज़र में चले गए। हमज़ा शहबाज साहब होते थे जो आज तक जेल में हैं, और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमज़ा शहबाज क्यों जेल में है और बाकी सारे लीडर क्यों निकल गए हैं, ये भी एक डिज़ाइन का हिस्सा है। लेकिन ये गवर्नमेंट के डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ये नून लीग के डिज़ाइन का हिस्सा है कि हमज़ा शहबाज साहब विक्ट्री का निशान बनाते हुए कुछ दिनों में बाहर आएंगे और क्रेडिट लेंगे कि मरियम साहबा भी बाहर थी, शायद खकान अब्बासी भी निकल गए, साद रफ़ीक भी निकल गए, शहबाज शरीफ भी निकल गए, नवाज शरीफ भी भाग गए, हमज़ा शहबाज जिंदाबाद, सबसे ज़्यादा कैद हमज़ा ने काटी, कैद व सोबत की, पाबंदियाँ मैंने बर्दाश्त की। वो ये तकरीर करेगा और जानबूझ के उसको अंदर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, ये भी एक डिज़ाइन का हिस्सा है, क्योंकि ये तकरीर वो कर सके बाहर निकल। तो अगर इसी तरह का करप्शन के खिलाफ नैरेटिव चलना है इमरान खान साहब, तो खुदा के लिए इस कौम से एक तकरीर करें और उस पर माफ़ी मांग लें और सारी कौम को कहें कि मैं हार गया हूँ, माफिया जीत गया है, और ये गला सड़ा जो निज़ाम और सिस्टम है ये आपसे जीत गया है। इस निज़ाम के तहत आप किसी बड़े चोर को नहीं पकड़ सकते। ये मकड़ी का वो जाला बन चुका है कि जिसमें कमज़ोर आके फंस जाता है और बड़ा जो है वो उसको रोनता हुआ जाले को मिलियमेट करके आगे गुजर जाता है। तो अगर इसी तरह ये मुल्क चलना है, बड़े को उसी तरह सलाम होनी है, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा इसी तरह दफन होना है, तो मेरा ख्याल है वो जो स्टेटस को ब्रेक करने की बात थी, जो हमने सैकड़ों प्रोग्राम आपके और आपके नैरेटिव के लिए किए थे, मेरा ख्याल है उन सारी चीज़ों पे हमें भी सोचना पड़ेगा और आपको भी सोचना पड़ेगा। आज वक्त है आपके पास, आप इक़्तिदार में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। जब आप इक़्तिदार से चले गए, फिर आप कहेंगे जी मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। नवाज शरीफ साहब की भी किसी ने नहीं मानी। वो इक़्तिदार से निकलने के बाद कहते हैं मुझे पता होता इतनी महंगाई है तो मैं इसके लिए कुछ करता, मुझे पता होता जेलें इतनी बुरी हैं तो मैं, हालांकि कई दफ़ा जेल पहले भी गए साहब। तो आज आपके पास वक्त है, आप दोबारा से रीएड्रेस करें, अपने वर्कर्स से पूछें, अपने थिंक टैंक से पूछें कि PTI का मकसद क्या था, 22 साल हमने स्ट्रगल किस लिए की थी, हमने स्टेटस को ब्रेक करना था, माफिया से लड़ना था, और हमने दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना था। ये सारे मेरे सवाल आपकी खिदमत में हैं।
अगर आप तक ये मेरा पैगाम पहुँचे तो इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हर पीटीआई का कारकुन, हर लीडर इन सवालों का जवाब चाहता है और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।